फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर हम लोग अपने चैनल जीएस 360 डिग्री क्लासेस में शामिल हुए हैं इंडस्ट्री चैप्टर के साथ। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं और 3 लेक्चर में जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम लोग कर चुके हैं, जो कि पहला जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें। ठीक है, सेकेंड जो लेक्चर हुआ उसमें हम लोग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री किए। ठीक है, और थर्ड लेक्चर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हम लोग किए, जैसे कि आप देखे होंगे पिट्सबर्ग यूएसए और इंडिया इन झारखंड में आपका जमशेदपुर। ठीक है, तो ये हम लोग 3 लेक्चर में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और ये आपका पार्ट 4 है, यानी चौथा लेक्चर है। इसमें इंडस्ट्री का, इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक वीडियो लेक्चर और होगा, उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो आप लोग इसका ज्यादा फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट हम लोग अब जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए, तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन का क्या, यानी कि ऐसा लोकेशन, मतलब कि ये जो ऐसा परफेक्ट लोकेशन चूज किया जाए जहां पे आपका हर एक चीज की अवेलेबिलिटी आपको आसानी से हो सके। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ बेनिफिट अच्छा खासा हो सके और उन वस्तुओं का डिमांड एंड सप्लाई हो सके, ताकि ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और साथ ही साथ देश का विकास में भी आपका योगदान होता है। ठीक है, तो देखिए, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज के जमाने में ना, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैल चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर इंडिया का बात करें तो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, हालांकि कॉटन जो है ना, वो आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि रोजगार जो देता है, वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया का 75% लोग, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट में अगर बात करें तो 45 से 50%, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार देने वाला इंडस्ट्री है तो वही आपका कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि कॉटन इंडस्ट्री आया कहां से। ठीक है, क्या कॉटन मॉडर्न वर्ल्ड का ही एक प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है? तो नहीं। देखिए, कॉटन जो है ना, सबसे पहले जो बोला जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन जो था ना, ठीक है, इंडस, ठीक है, यानी कि कौन, जो सिंधु सभ्यता, ठीक है, कौन, सिंधु सभ्यता जो था वो भारत में कॉटन, मतलब सिंधु सभ्यता में कॉटन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कॉटन जो है ना, ओरिजिन कहां का है? तो इंडिया का ही है। तो आप लोग का एक एमसीक्यू यहीं से तैयार हो गया कि कॉटन का ओरिजिन कंट्री कौन सा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन कहां पे था? तो इंडिया में ही था। ठीक है, इसके बाद आपका चाइना में गया, इसके बाद मिस्र में जाता है, मिस्र का जो सभ्यता था। ठीक है, क्योंकि लोथल से होते हुए वहां पे व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए कॉटन इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले आपका मटेरियल चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसके लिए सबसे पहले ओर की जरूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, उसका बात करते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल अब देखिए 2 तरीका से होता है, एक होता है नेचुरल, अब एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल क्या होता है? जो आपका प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, जो प्रकृति से आपको मिलता है उसमें बनाने में, ठीक है, यानी कि तैयार करने में
उसका जो केमिकल या फिजिकल जो आपका प्रॉपर्टीज होता है उसमें किसी भी मानव जाति का कोई हाथ नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक, यानी वो नेचर में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कॉटन, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ऊल हो गया, तो ये आपका क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इन सब का उपयोग आपका कॉटन इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, इन सब का प्रोसेसिंग करके आपका नेचुरल रूप से कॉटन बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आप फिर क्या हुआ था कि 1930 का जो एरा था ना, उस समय आप देखेंगे कि नए नए नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, तो इन सब का ना आपका आविष्कार होना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीका से बल्क रूप में चल रहा था, हेवी मटेरियल जब आना स्टार्ट हुए थे तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ विकास हो रहा था। तो वहीं पे आपका नायलॉन आ गया, पॉलिएस्टर आ गया एंड रेयॉन आ गया। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग 8 क्लास का जब आपका फाइबर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल से करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि कॉटन यानी आर्टिफिशियल रूप से भी कॉटन को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसका कौन सा कंपोनेंट है, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग देखिए मटेरियल कहां से मिलता है, नेचुरली भी मिलता है और आर्टिफिशियली भी मिलता है। ठीक है, नेचुरल में कॉटन, सिल्क, जूट, ऊल हो गया, और आर्टिफिशियल में आपका नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, कहां से मिलता है। ठीक है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला क्या चीज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो मिल गया, कहां से, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। अब आगे आते हैं स्पिनिंग, यानी कि बुनना। ठीक है ना, जैसे कि ये कपड़ा जो पहना हुआ है, तो ये कपड़ा ऐसे थोड़ी बनता है। ठीक है, कॉटन हुआ, कॉटन का प्रोसेसिंग हुआ, मिल में गया, हैंडलूम में गया, या किसी भी तरीके से इसका बुनाई होता है। तो जैसे बुनाई हुआ, जैसे आप लोग घर में अपने घर में देखे होंगे कि स्वेटर बुना जाता है। ठीक है ना, तो ये बुना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो देखिए स्पिनिंग का 3 रूप है, 3 तरीका से स्पिनिंग किया जाता है। हैंडलूम से किया जाता है, पावर लूम और मिल। देखिए हैंडलूम में है, हैंडलूम में जब देखें आप लोग खादी का देखे होंगे कि यानी हाथ से बुनाई होता है। ठीक है ना, आज जैसे कि बहुत सारे जगह पे आपका गलीचा अभी भी हाथ से बुना जाता है। ठीक है, कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं, साड़ी, या अभी आप देखो स्वेटर का बुनाई होता है, मफलर का बुनाई होता है, तो इस तरीके से हैंडलूम रूप से। ठीक है, यानी कि वैसा इंडस्ट्री जो हाथों से बुनाई किया जाता है अभी भी, तो उसको हैंडलूम इंडस्ट्री बोला जाता है। हालांकि आज इसका मांग बहुत कम हो गया है, यानी प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों? क्योंकि पावरलूम मिल्स का जो अभी जो प्रभुत्व है या डोमिनेंस है, ये ज्यादा हो गया है। तो हैंडलूम इंडस्ट्री आप समझ गए, यानी हैंडलूम यानी हाथ से बुनकर जो भी स्पिनिंग किया जाता है वो हो गया। पावरलूम मतलब कि मशीन के लिए पावर की जरूरत हो गई। ठीक है, जैसे कि आप टेलर को देखे होंगे। ठीक है, तो एक टेलर जो होता है वो आपका लेग से, यानी कि लेग का उपयोग करके, हाथ का उपयोग करके आपका एक कपड़ा को बुनता है, कपड़ा को बनाता है। ठीक है, लेकिन उसी को जब आप जाएंगे तो इसमें आपका लाइट यानी पावर का यूज करके बना दिया। ठीक है, यानी पावर का यूज करके बनाना स्टार्ट कर दिया वो कॉटन को, यानी जो भी सिलाई वगैरह करने लगा, तो वही आपका पावर लूम हो गया। ठीक है, यानी कि जो कपड़े की बुनाई जब कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री में पावर के द्वारा किया जाता है, बिजली के द्वारा किया जाता है, तो पावर लूम हो गया। और मिल्स आप जान ही रहे हैं, बड़े बड़े मिल्स, यानी कि बड़े बड़े बल्क रूप में, यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा रूप में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनका सिलाई करके, कॉटन बना के, कपड़ा बना के मार्केट में लाया जाता है, और डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप होता है वही आपका पूरा होता है। तो स्पिनिंग का 3 जरिया है, क्या है, हैंडलूम है, पावरलूम है और मिल्स है। ठीक है, ये हुआ आपका। आगे देखिए क्या आपका कि रीजन क्या क्या है। ठीक है ना, रीजन यानी कि क्षेत्र कहां। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां हुआ था, तो आपका ब्रिटेन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी कि डेवलप्ड कंट्री में हुआ। ठीक है, तो जब देखिए आप देखेंगे ड्यूरिंग द कोलोनाइजेशन, यानी कि जब औपनिवेशिक काल था, अंग्रेज यहाँ पे थे, तो यहां से इंडिया से कपास ले जाकर ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां का इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग करके कपड़ा बनाया जाता था, और वही कपड़ा फिर लाकर इंडियन मार्केट में बेचा जाता था, जो सस्ता हुआ करता था। ठीक है, और भारत में क्या चल रहा था उस समय, तो भारत में उस समय खादी
खादी का कपड़ा बनता था, धोती कुर्ता आपका गमछा ये सब लोग लेते थे। तो वो खादी के रूप में, खादी इंडस्ट्री था यहाँ पे, ठीक है। तो खादी इंडस्ट्री था। तो यही जब ग्रेट ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कॉटन टेक्सटाइल मिल जब बैठना शुरू हुआ, तो भारत से कॉटन, यानी कि जब आप यहाँ पे देखें कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में आपका कॉटन यहाँ पे बढ़ता है, और उसका उत्पादन कॉटन के रूप मतलब कि आपका इंडस्ट्री के लिए किया जाता था, ठीक है। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे हो जाता है, और कहाँ ले जाके वहां कॉमर्शियल फार्मिंग करके ब्रिटेन ले जाया जाता था। वहां पे कॉटन जो टेक्सटाइल मिल होते थे वहां पे उसका बुनाई किया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, और वही फिर लाकर भारत में बेचा जाता था, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ ये सब। जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग हिस्ट्री का जब क्लास करेंगे तो वहां हम लोग इसको अच्छा देंगे। इंडिया, देखिए आज जो इंडिया है ना, वो कॉटन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब भारत का जनसंख्या इतना ज्यादा है, वर्ल्ड का आप देख ही रहे हैं कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये, ठीक है। पहला चाइना है, चाइना, लेकिन 2014 तक शायद अभी 2 से 4 साल में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का आप जान ही रहे हैं, इंडिया का तो आप लोग आगे पढ़ना ही है। देखिए चाइना जो है ना, चाइना भी आपका कॉटन का एक मेजर एक्सपोर्टर है, ठीक है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बड़ा है, यहाँ का रीजन बड़ा है, और यहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह जो है ना वो भी फेवरेबल है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। यानी कॉटन आपका उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। आपका जापान, देखिए जापान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। आप अब ऐसे भी देखोगे इंडिया में बोला जाता है ना चाइनीज माल है, चाइनीज है, यानी कि अच्छा, यानी कि उसका अट्रैक्टिव लुक, मॉडर्न जो क्लोथ्स होते हैं वो हो गया, ट्रेडिशनल क्लोथ हो गया, कल्चरल क्लोथ हो गया, यानी सब चाइना से, जापान से, यूएसए से इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है ये सब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है जो कॉटन इंडस्ट्री है ना वो ट्रेडिशनली और मॉडर्निटी यानी दोनों को फुलफिल कर रहा है। आज देखिए जितना भी फिल्म वगैरह में देखते होंगे मॉडर्न कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा मॉडर्न कपड़े देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्निटी को भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा से अपना समेट के रखा है, और तरह तरह के मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न ड्रेस आपका देखने को मिलता है। और ट्रेडिशन, जैसे देखिए नॉर्थ इंडिया में धोती कुर्ता आप देखे होंगे ट्रेडिशनली पहनते हुए, या उसको कुर्ता बोलते हैं, या फिर आपका शेरवानी वगैरह हो गया, ठीक है। या शादी ब्याह में ट्रेडिशनली कपड़ा को पहना जाता है। तो ये कहां से पूरा हो रहा है? कॉटन इंडस्ट्री तो पूरा कर रहा है ना। उसी तरीके नॉर्थ में आप चले जाइए तो नॉर्थ में देखेंगे कि लुंगी पहना जाता था, ज्यादा पहना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिशन को भी कॉटन इंडस्ट्री प्रमोट कर रहा है और मॉडर्निटी को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ देखें कॉटन इंडस्ट्री के लिए ना लेबर इंटेंसिव हैंडलूम चाहिए, ठीक है। यानी कि लेबर इंटेंसिव रूप में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो हैंडलूम में ज्यादा से ज्यादा लेबर मिलके कम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वहीं एक मिल में चले जाइए तो कम लेबर मिलकर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो इसीलिए आज का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है। उसी तरीके से आपका खादी टेक्सटाइल, हाँ देखिए यहाँ पे बोला खादी टेक्सटाइल है वो हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है। तो खादी जो आपका हैंडलूम इंडस्ट्री है तो इस तरीके से लेबर इंटेंसिव है, और लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा से हो नहीं रहा है। तो ये मिनिमम स्केल पे आज आप खुद अपने अगल बगल देखें या दूर दूर से देखेंगे तो खादी के कपड़ा बहुत कम लोग, यानी कि 100 पीपल का अगर रेशियो लिया जाए, अगर 100% ले लिया जाए तो इसमें 2 से 4% आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो दादाजी हैं, दादी माँ हैं, वो लोग को आप देखे होंगे खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा या धोती वगैरह पहनते हुए। लेकिन मोस्टली क्या अभी चल रहा है, यही मिल वाला चल रहा है, ठीक है। तो आपका खादी टेक्सटाइल हो गया। आगे क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, तो कैपिटल का जरूरत पड़ता है। और कैपिटल जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कैपिटल ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि कॉटन खरीदना,
उसका इंडस्ट्री बैठाना, ठीक है ना, बस कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कैपिटल मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें जरूरत हो पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला जो टेक्सटाइल मिल जो था ना आपका, सबसे पहले टेक्सटाइल मिल जो था वो मुंबई में लगा था। ठीक है, 1954 में। इससे पहले अगर हम लोग बात करें इससे पहले का बात करें हम लोग तो सबसे पहले कोलकाता, ठीक है, कहा कोलकाता में आपका फर्स्ट आपका कॉटन इंडस्ट्री लगा था, सूती मिल जो बोलते हैं, सूती मिल कहा कोलकाता में लगा था। कब? 1853 में लगा था। आई होप आपका यही होगा, 53 में लगा था। ठीक है, लेकिन वो चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि कोलकाता जो है आप देखेंगे कि कोलकाता, इसके लिए देखिए आप आगे टोपोग्राफी चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, तो वहां पे इंडस्ट्री लग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता में जो इंडस्ट्री लगाया गया था ना, ये मोनली इंपोर्टेड, ठीक है, तो मेनली जो था इंपोर्टेड कॉटन पे लगाया गया था। ऐसा नहीं कि भारत में हो रहा था अब यहां से ले जाए, क्योंकि उस समय देखेंगे 1854, ध्यान दीजिए 1854 है, उस समय का ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी कितना हेवी था। क्यों? क्योंकि इंडिया में 1853 में रेलवे आया। रेल सबसे पहले इंडिया में आया 1853 में, ठीक है, जो मुंबई से थाने तक चलाया गया था। तो देखिए इंडस्ट्री के लिए रेलवे बहुत ही सस्ता साधन के रूप में देखा जाता है। हिंटरलैंड की यानी कि अंदरूनी भाग की बात करें तो ऐसे तो आपका जलीय संसाधन जो है, जल संसाधन यानी कि शिप है, वो तो सस्ता होता ही है, लेकिन यहाँ पे तो इसलिए कोलकाता का जो सूती मिल था ना वो सक्सेस नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए 1854 में मुंबई में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंडिया में स्थापित किया गया। आगे क्या चाहिए कि देखिए कॉटन के लिए ट्रॉपिकल मोस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिकल मोस्ट क्लाइमेट यानी कि न तो ज्यादा सूखा चाहिए और न ज्यादा आपका ठंडा वाला प्रदेश चाहिए। ठंडा में देखिए जो बोलता है कि पाला मार दिया, ठीक है ना, यानी कि कैसा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, यानी कि आपका आर्द्रता, आपका जो वातावरण है वहां पे बना रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉटन अच्छा उग पाता है। ठीक है, कैसा? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको बार बार आपको बताया जाता है। जैसे ये 0 डिग्री है, अब ये 23.5 है और ये भी 23.5 डिग्री है। तो ये वाला जो रीजन है अपन 23 नॉर्थ से 23.4, इसको हम लोग ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। अब इसके ऊपर का जो 66.5 डिग्री है इसको टेम्परेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ट्रॉपिकल रीजन जो है ना वो ज्यादा फेवरेबल हो जाता है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ही, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, यानी कि कॉटन को उगाने के लिए कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। जब हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तो ब्लैक सॉइल क्यों चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है उसका हम लोग वहां बात करेंगे। लेकिन बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। कैसा सॉइल? ब्लैक सॉइल। लेटराइट हो गया या आपका एलुवियल हो गया, ठीक है, या तो ये सब नहीं, ओनली ब्लैक सॉइल में कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, उसके लिए मुंबई में क्यों लगाया गया था? लोकेशन बताया था, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो मुंबई क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में है ही, समुद्र के किनारे होने की वजह से मॉइस्ट क्लाइमेट आपको मिल ही रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में और गुजरात में, महाराष्ट्र मेनली जाना जाता है ब्लैक सॉइल के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन आपको देखने को मिलता है। कॉटन सबसे ज्यादा होता है कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ रीजन और गुजरात का कुछ रीजन, आपका थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता, यहाँ पे क्या था आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुंबई में पोर्ट फैसिलिटीज है। ठीक है, तो पोर्ट फैसिलिटीज है, आपको बताया था कि मुंबई जो है देखिए ये आपका गुजरात हो गया,
ये आपका महाराष्ट्र हो गया। तो देखिए ये वाला जो रीजन है आपका ना, आपका ब्लैक सॉइल के लिए जाना था। महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, और कुछ पार्ट आपका कर्नाटक का। तो ये जो आपका जो आप जो मुंबई वाला, मुंबई गुजरात का जो रीजन देख रहे हैं, यहां पे आपका ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, यानी काली मिट्टी यहां देखने को मिलता है। यहां पे देखिए आपका मुंबई में बहुत सारे पोर्ट हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका कहां मिलता है, तो आपका मुंबई में ही। तो यहां देखिए ये आपका क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका अरेबियन सी हुआ, और अरेबियन सी होकर आपका वर्ल्ड का मार्केट पकड़ता है। ठीक है, यहां से आपका देखिए मलक्का होते हुए आपका फिर इधर चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप न्यूजीलैंड, यहां से आप देख रहे हैं इधर का मार्केट आ जाता है। यहां से आपका इधर होते हुए लाल सागर होते हुए आप भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप में पहुंच जाते हैं। और इधर से आप फारस की खाड़ी, बे ऑफ फारस से आप देखते हुए यहाँ पे होते रसिया, यूक्रेन, इस तरीके से टर्की होते आप मतलब पूरा वर्ल्ड को ये यहां से आपका कवर कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा है। देखिए मुंबई ऐसे भी जाना जाता है, बहुत बड़ा मतलब एक सिटी है। ठीक है, वहां का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ऐसे भी इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ है, आपका इकोनॉमिक कैपिटल आपका मुंबई है। और पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ है, पॉलिटिकल कैपिटल न्यू दिल्ली है इंडिया का। तो ये ह्यूज मार्केट, यानी कि देखेंगे आप फिल्म इंडस्ट्री, आपका धारावाहिक जो देखती हैं आपके घर में, ठीक है, तो धारावाहिक यानी कि आप देखिए कोई भी देख लीजिए, जितना भी आपका इंडस्ट्री चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री चल रहा हो, या आपका धारावाहिक चल रहा हो, या कोई भी फैशन हो, फैशन शो कहां से होता है, सब आपका मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंबई के साथ साथ आप हिंटरलैंड में अगर आ जाएं तो यहां से आपका दिल्ली आ जाएगा। देखिए महासागर, सॉरी महानगर हो गया आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया आपका चेन्नई हो गया, यहाँ पे चेन्नई हो गया। मुंबई ऑलरेडी महानगर है, अब यहाँ पे कलकत्ता है। यानी कि इंडिया में भी कॉटन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो कॉटन का बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है इंडिया में, और साथ साथ वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूज मार्केट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए चीप एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि आप चले जाइए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, तो वेस्ट बंगाल में क्या किस चीज का इंडस्ट्री आपको ज्यादा मिलेगा, तो जूट इंडस्ट्री मिलेगा। तो वहां का जो रीजन का जो लोग होते हैं ना, वहां स्किल्ड होते हैं जूट बनाने में। ठीक है, जूट का जो भी प्रोडक्शन होता है, जो जूट का कोई भी मटेरियल बनता है, तो उसमें वो उन लोग का एक्सपर्टीज होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप चल जाइए फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में कुछ वहां का जो लेबर है वो चूड़ियां बनाने में बहुत ज्यादा फेमस, मतलब कि अच्छा स्किल्ड है। कानपुर चले जाइए तो चमड़ा का जो कुछ भी काम होता है, तो कानपुर का जो स्पेशल जो लोग हैं वहां का, वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं उसमें। उसी तरीके से यहाँ पे कॉटन ब्लैक सॉइल मिल रहा है, और ब्लैक सॉइल मिल रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो मिल रहा है, तो समझिए कि ये पूर्वज से चलते आ रहा है, इनबॉर्न है उनमें। तो वहां का जो आप सॉरी वहां का जो लेबर है वो उनका स्किल कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा स्किल है। ठीक है, और साथ साथ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का जनसंख्या कितना है, बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या होने की वजह से वहां से चीप लेबर भी मिल जाएगी आपको, सस्ता लेबर। साथ में आप देखेंगे अगर आप झारखंड, बिहार, राजस्थान और जितना भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखे होंगे, यहां से लेबर, यहां से लोग काम करने जाते हैं कहां, मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में लोग जाकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां का जो लेबर जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो सस्ता हो जाता है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आप देख ही रहे मुंबई है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग आपका कहीं भी, या तो इंडिया में आने के लिए, ऐसे घूम कर आने के लिए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये देखिए ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो यहाँ कलकत्ता तक, अब कलकत्ता पहुंच के इधर आपका ये जो नॉर्थ का जो रीजन है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। यहीं से आपका राजस्थान होते हैं आपका इधर का। ठीक है, यानी कि पूरा इंडिया में रेलवे का जाल बिछा हुआ है, और जाल जब बिछा हुआ है तो वो यहाँ पे जाकर पूरा इंडिया का मार्केट को संभाल लेता है ये।
साथ साथ ये वाटर वेज यहाँ से अरेबियन सी होते, बे ऑफ बंगाल होते, आपका इंडियन ओशन होते, अब पूरा वर्ल्ड में ये फैल जाता है। और फैलने की वजह से क्या हो जाता है, आपका ह्यूज मार्केट मिल जाता है। किससे? तो ट्रांसपोर्टिंग से, ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज यहाँ पे आपका शिप जो वाटरवेज है वो होता है। वाटरवेज जैसे भी जानते हैं आप, सस्ता होता है। आपका रेलवे है ही, वही आपका रोडवेज भी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ देखिए इतना कुछ देखने के बाद आपको पता चला होगा कि जो कॉटन इंडस्ट्री है वो आपका सेंट्रलाइज है कहां पे, आपका गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अलावे जब आप देखे होंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्री आपका देखने को मिलेगा तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक है, कलकत्ता में, आपका देखेंगे आप दिल्ली में। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आप हर जगह पे आज का जो दौर है वो कॉटन इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज हो गया है, विकेंद्रीकृत हो गया है। यानी कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अभी कॉटन बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है। देखिए आप मार्केट जाकर देखिए, नोएडा देखिए जाकर, नोएडा में सिर्फ मैक्सिमम आपको कपड़ा का फैक्ट्री मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आप चले जाइए कांचीपुरम चले जाइए, केरला चले जाइए, वहां पे आप देखिए, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, तो वहां पे भी बड़े बड़े आपका कॉटन इंडस्ट्री देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज जो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज है वो बहुत बेहतर हो चुका है, और बेहतर हो जाने की वजह से आपका कॉटन डायरेक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक बना बनाया आपका शर्ट, एक शर्ट का अगर बात करें तो एक बना बनाया शर्ट आपका जितना यहाँ मुंबई से या महाराष्ट्र से दिल्ली ले जाया जाता है तो उसका कॉस्ट पड़ता है आपको 500 रुपीज। ठीक है, लेकिन वही कॉटन चला जाता है, कॉटन यहाँ पे ले जाकर यहाँ दिल्ली में शर्ट बनाकर वही शर्ट मिलता है आपका 300 रुपए में। तो बताइए किसमें कॉस्ट बेनिफिट आपका ज्यादा है? आपका 300 में। इसीलिए आज जो कॉटन इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी अच्छा होने की वजह से आपका डिसेंट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि मुंबई और गुजरात में ये कॉन्सेंट्रेटेड है ही, लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया है और लगातार हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ केस स्टडी। आप देखिए जैसे कि वहां हम लोग पिट्सबर्ग और यूएसए का पिट्सबर्ग और जमशेदपुर का इंडिया का जमशेदपुर का हम लोग कंपेरेटिव आपका स्टडी किए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉटन इंडस्ट्री में इंडिया का अहमदाबाद और ओसाका, जापान का ओसाका का यहाँ पे कंपेरेटिव किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे अहमदाबाद गुजरात, यानी सारा फैसिलिटीज आपको गुजरात में अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है, जहां पे आपका साबरमती के तट पे बताइए क्या था, गांधी जी अपना खादी अपना आश्रम बनाए थे साबरमती के तट पे। ठीक है, तो वहां पे खादी के द्वारा वो कपड़ा बनाया करते थे। तो देखिए अहमदाबाद साबरमती रिवर है, यानी कॉटन इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए तो आपको साबरमती, ट्रांसपोर्टिंग के लिए साबरमती अब मिल जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका सूती के मिले, कॉटन इंडस्ट्री है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, आप समुद्र के किनारे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट आपका हमिड हो ही जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें आर्द्रता बनी रहती है, साथ में आपका चीप लेबर मिल ही रहा है, आपका ब्लैक सॉइल आपका वहीं पे है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए ट्रॉपिकल रीजन भी है और ह्यूज मार्केट आपको जब भी अभी बताया कैसे चीप एंड स्किल लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसलिए अहमदाबाद जो है ना वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोले, यहाँ ज्यादा से ज्यादा कॉटन मिल आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से ओसाका भी जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर बोला जा रहा है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी आपका कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है। ऐसे क्या है देखिए कि जापान जो है ना, तो जापान आपका मेनली इंपोर्टेड, ठीक है ना, इंपोर्टेड कॉटन पे, यानी कि वहां कॉटन कम होता है, लेकिन यहाँ से कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो जापान इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है उसका क्लाइमेट भी हमिड आपको होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है,
तो इम्पोर्ट मेनली जो डिपेंडेंट है ना वो इम्पोर्टेड जो कॉटन है उस पर डिपेंडेंट है, और वो वहां से कपड़ा बनाकर वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट करता है इंडिया से, इजिप्ट से, यूएसए से, चाइना से। देखिए इंडिया, इजिप्ट, यूएसए, चाइना, यहां से वो कॉटन को इंपोर्ट करके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके कपड़ा बनाता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए जो ओसाका है ना, जैसे देखिए यहाँ पे साबरमती नदी के तट पे है, उधर योडो नदी के तट पे है। साथ साथ ओसाका आपका आयरन इंडस्ट्री के लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के लिए भी आपका जो लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां के लिए। तो इस तरह ये जितने भी इंडस्ट्री आपको ओसाका में देखने को मिलते हैं जो कि जापान के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंडस्ट्री का आज हम लोग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर लिए। ये आपका 4th लेक्चर है, चौथा पार्ट है, और इसके बाद एक लेक्चर आपको और मिलेगा, यानी कि 5th लेक्चर आपको अपलोड किया दे। ठीक है, ठीक है, यानी कि 5th लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हम लोग इसके बाद इंडस्ट्री पूरा तरीका से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छा से रिवीजन कीजिए, अच्छा से इसको समझिए और इस तरीके से कंपैरेटिव करके और आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको कवर करेंगे। चलिए धन्यवाद।